पिशाचिनी का अभिशाप गांव से दूर एक जंगल था जिसे लोग भूल भुलैया का जंगल कहते थे। वहां पर लोगों ने एक भयानक कहानी सुनी थी कि उस जंगल में एक पिशाचिनी का वास था। कहते हैं कि जो भी रात में उस जंगल से गुजरता वो वापस नहीं लौटता। एक बार राज नाम का एक युवक अपने दोस्तों के साथ जंगल की ओर जाने का फैसला करता है। सबको चुनौती देकर वह कहता है कि पिशाचिनी जैसी कोई चीज नहीं होती। दोस्तों ने उसे रोका पर वह नहीं माना। रात होते ही राज अकेला जंगल की ओर बढ़ता है। जैसे ही वह जंगल में प्रवेश करता है उसे अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। धीरे धीरे वातावरण सर्द होने लगता है और चारों ओर अंधेरा छा जाता है। अचानक एक महिला का साया उसे दिखाई देता है। उसकी बड़ी बड़ी लाल आंखें और बिखरे हुए बाल देखकर राज के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वह महिला धीरे धीरे उसके पास आती है। उसकी आवाज में एक डरावनापन होता है। वह राज से कहती है, तुमने मेरी शांति भंग की है, अब तुम्हें इसके परिणाम भुगतने होंगे। राज डर के मारे कांपने लगता है पर पिशाचिनी उसे जाने नहीं देती। वह उसकी आत्मा को अपने वश में करने की कोशिश करती है। राज उसे माफी मांगता है पर पिशाचिनी उसकी एक नहीं सुनती। सुबह होते ही लोग राज को जंगल के पास बेहोश अवस्था में पाते हैं। उसके बाल सफेद हो चुके होते हैं और चेहरा पूरी तरह से खौफ में डूबा होता है। तब से उस गांव के लोग समझ जाते हैं कि पिशाचिनी सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक भयानक हकीकत है। राज को होश में आने के बाद भी डर से रिहाई नहीं मिल पाती। उसके चेहरे पर एक गहरी उदासी और भय हमेशा छाया रहता है। उसके दोस्त और परिवार वाले उससे बात करने की कोशिश करते हैं लेकिन वह किसी को भी अपने करीब आने नहीं देता। राज अब खुद को अकेला करने लगता है। कुछ दिनों बाद गांव में अजीब अजीब घटनाएं घटने लगती हैं। रात होते ही कुछ लोग अजीब चीखें सुनने का दावा करते हैं तो कुछ कहते हैं कि उन्होंने एक परछाई को गांव में भटकते देखा है। यह सब सुनकर गांव वालों में बेचैनी और डर बढ़ने लगता है। सभी समझ जाते हैं कि यह सब पिशाचिनी का प्रकोप है। राज की हालत दिन ब दिन बिगड़ने लगती है। उसे अजीब अजीब सपने आते हैं जिनमें पिशाचिनी उसे अपनी ओर खींचती है और कहती है, तुम मेरे हो, तुम्हारा शरीर मेरा है और अब तुम मुझे रोक नहीं सकते। इन सपनों के कारण राज की नींद पूरी नहीं हो पाती और वह धीरे धीरे पागल होने लगता है। उसकी आंखें अब सूनी हो गई और चेहरा हड्डियों जैसा पतला हो गया। एक दिन राज का सबसे करीबी दोस्त राकेश उससे मिलने आता है। राकेश को राज की ऐसी हालत देखकर बहुत दुख होता है। वह पूछता है, राज, ये क्या हो गया है तुम्हें? क्या तुम मुझे बताओगे कि उस रात जंगल में क्या हुआ था? बहुत कोशिशों के बाद राज टूटते हुए कहता है, राकेश, वो पिशाचिनी, उसने मुझे छोड़ने का वादा नहीं किया। वो मेरे हर सपने में आती है, मुझे डराती है और मुझे अपने साथ ले जाने की धमकी देती है। मैं उससे बच नहीं सकता। राकेश उसे समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि शायद कोई तांत्रिक इस पिशाचिनी के प्रकोप से उसे छुटकारा दिला सकता है। दोनों गांव के एक प्रसिद्ध तांत्रिक बाबा से मिलने का निर्णय लेते हैं। रात होते ही वे दोनों तांत्रिक बाबा के पास पहुंचते हैं। तांत्रिक बाबा एक बड़े और रहस्यमयी घर में रहते थे जो अजीब तंत्र मंत्र और जड़ी बूटियों की खुशबू से भरा हुआ था। बाबा राज को देखते ही पहचान जाते हैं और कहते हैं, तुम्हारे पीछे एक भयानक पिशाचिनी का साया है जो तुम्हारी आत्मा को अपना गुलाम बनाना चाहती है। इससे छुटकारा पाना आसान नहीं है। बाबा कहते हैं कि यह पिशाचिनी एक श्रापित आत्मा है जो अपने जीवन काल में अपमानित और प्रताड़ित हुई थी और अब वह किसी को भी अपनी शांति भंग करने नहीं देती। तांत्रिक बाबा एक विशेष पूजा और हवन की तैयारी करते हैं लेकिन पूजा के दौरान ही कुछ अजीब घटनाएं होने लगती है। हवा अचानक से बहुत तेज हो जाती है और पूजा स्थल पर रखे दीपक बुझ जाते हैं। बाबा कहते हैं, यह पिशाचिनी का प्रतिरोध है, वह इतनी आसानी से नहीं जाएगी। क्या तांत्रिक बाबा पिशाचिनी को हराकर राज को मुक्त कर पाएंगे या क्या पिशाचिनी की शक्ति इतनी बढ़ जाएगी कि गांव के और लोग भी उसकी चपेट में आ जाएंगे? तांत्रिक बाबा पिशाचिनी के प्रतिरोध को भांपते हुए कहते हैं, यह साधारण आत्मा नहीं है, यह पिशाचिनी अत्यधिक शक्तिशाली है
और इसकी आत्मा को शांत करने के लिए बलिदान की आवश्यकता होगी। यह सुनकर राज और राकेश के चेहरे का रंग उड़ जाता है। बाबा बताते हैं कि यह बलिदान किसी और का नहीं बल्कि राज का ही होना चाहिए, क्योंकि उसी ने पिशाचिनी की शांति भंग की है। राज के मन में डर और उलझन का सागर उमड़ पड़ता है। उसे समझ नहीं आता कि वह क्या करे। क्या वह अपनी जान देकर पिशाचिनी को शांत करे या किसी अन्य रास्ते की तलाश करे? राकेश उसके कंधे पर हाथ रखता है और कहता है, राज, हमें हार नहीं माननी चाहिए, जरूर कोई और तरीका होगा। बाबा उन्हें एक और विकल्प बताते हैं। वह कहते हैं, यदि हम पिशाचिनी की असली कहानी का पता लगाएं और उसके साथ न्याय कर सके तो संभव है कि उसकी आत्मा को मुक्ति मिल जाए। यह सुनकर राज और राकेश को एक उम्मीद की किरण दिखाई देती है। बाबा उन्हें कुछ उपायों के साथ जंगल में जाने की सलाह देते हैं ताकि वे पिशाचिनी के अतीत को समझ सके और उसकी आत्मा को शांति दे सके। रात के अंधेरे में राज और राकेश बाबा द्वारा दिए गए ताबीज पहनकर जंगल की ओर बढ़ते हैं। बाबा ने उन्हें चेतावनी दी थी कि जंगल में पिशाचिनी की अतीत की घटनाओं के दृश्य दिख सकते हैं, लेकिन किसी भी परिस्थिति में उन्हें उस समय की घटनाओं में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। राज और राकेश डरते डरते जंगल के भीतर प्रवेश करते हैं। जंगल में थोड़ी देर चलने के बाद उन्हें कुछ पुराने और जले हुए घर दिखाई देते हैं। अचानक से उनकी आंखों के सामने एक छाया उभरती है जो एक सुंदर युवती की है। उसकी आंखों में दर्द और क्रोध का मिश्रण था। यह युवती कोई और नहीं बल्कि वही पिशाचिनी थी जो कभी इस गांव में निवास करती थी। दृश्य में दिखता है कि उस पर गांव वालों ने अत्याचार किए थे, उसके साथ अन्याय हुआ था और इसी अन्याय ने उसे एक श्रापित आत्मा बना दिया। राज को यह सब देखकर गहरा दुख होता है। उसे समझ आता है कि पिशाचिनी सिर्फ एक बदले की भावना से नहीं बल्कि उसके साथ हुए अन्याय के कारण श्रापित हुई थी। वह अपनी शांति पाने के लिए वर्षों से भटक रही थी और उसकी आत्मा को किसी ने कभी सही मायनों में समझने की कोशिश नहीं की थी। इस एहसास के साथ राज पिशाचिनी की आत्मा से विनम्रता के साथ क्षमा याचना करता है। वह कहता है, मैं तुम्हारे साथ हुए अन्याय का प्रायश्चित करूंगा। तुम्हें न्याय दिलाने के लिए मैं जो भी कर सकता हूं करूंगा। अचानक पिशाचिनी की छाया कुछ पल के लिए थमती है। उसके चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कान उभरती है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आत्मा को पहली बार किसी ने समझा हो। वह धीरे धीरे फीकी पड़ने लगती है और अंत में एक सुकून भरी शांति के साथ गायब हो जाती है। जंगल में चारों ओर शांति छा जाती है। राज और राकेश महसूस करते हैं कि पिशाचिनी की आत्मा अब मुक्ति पा चुकी है। गांव लौटने के बाद राज की स्थिति में सुधार होने लगता है। धीरे धीरे गांव में भी अजीब घटनाएं बंद हो जाती है। क्या राज का जीवन अब पूरी तरह से सामान्य हो जाएगा या पिशाचिनी का असर उसकी जिंदगी में कोई और रहस्य छोड़ जाएगा? कुछ समय बीतने के बाद राज का जीवन धीरे धीरे सामान्य होने लगता है। गांव के लोग भी राहत महसूस करते हैं क्योंकि अब उन पर पिशाचिनी का कोई प्रकोप नहीं दिखता। लेकिन राज के मन में एक अजीब सी बेचैनी बनी रहती है। उसे हमेशा ऐसा लगता है कि पिशाचिनी की मुक्ति के पीछे शायद कुछ और रहस्य छुपा है। राज को एक रात सपना आता है जिसमें वही पिशाचिनी उसे दिखती है, लेकिन इस बार वह क्रोधित नहीं बल्कि असहाय और उदास दिखती है। वह उससे कहती है, तुमने मेरी आत्मा को शांति देने की कोशिश तो की, लेकिन मेरा पूरा न्याय अभी भी अधूरा है। मेरी हत्या का असली कारण और उन लोगों की पहचान अब भी दुनिया के सामने नहीं आई है। जब तक मुझे सच्चा न्याय नहीं मिलेगा तब तक मेरी आत्मा पूरी तरह से मुक्त नहीं होगी। सुबह उठते ही राज इस सपने के बारे में सोचने लगता है। उसे लगता है कि कहीं ना कहीं पिशाचिनी की आत्मा अभी भी किसी गहरे रहस्य में फंसी हुई है। राकेश से इस बारे में बात करने के बाद वे दोनों यह तय करते हैं कि वे पिशाचिनी की कहानी की सच्चाई का पता लगाने के लिए गहराई से जांच करेंगे। वे गांव के बुजुर्गों से पिशाचिनी के अतीत के बारे में पूछते हैं, लेकिन हर कोई उनसे बात करने से कतराता है। कुछ लोग कहते हैं कि वह लड़की एक साधारण किसान की बेटी थी, लेकिन गांव के कुछ प्रभावशाली लोगों ने उसे झूठे आरोपों में फंसाकर उसे प्रताड़ित किया था।
धीरे धीरे राज को यह एहसास होता है कि पिशाचिनी की मौत के पीछे गांव के कुछ रसूखदार लोगों का हाथ था, जिनकी सच्चाई कभी उजागर नहीं हुई। राज और राकेश ने निर्णय लिया कि वे गांव के पुराने दस्तावेजों और पुलिस के रिकॉर्ड्स की जांच करेंगे। कई दिनों की खोजबीन के बाद उन्हें एक ऐसा पत्र मिलता है जिसमें उस समय के कुछ रसूखदार लोगों के नाम और उनके अपराधों का जिक्र होता है। यह पत्र उस लड़की के पिता ने लिखा था, जिसमें उसने अपनी बेटी पर हुए अत्याचारों की पूरी सच्चाई बताई थी। लेकिन उस समय के शक्तिशाली लोगों ने इस पत्र को दबा दिया था ताकि उनकी सच्चाई कभी सामने न आ सके। राज और राकेश ने यह तय किया कि वे इस सच्चाई को सबके सामने लाकर पिशाचिनी के साथ न्याय करेंगे। वे गांव में एक सभा का आयोजन करते हैं और सभी लोगों को उस पत्र को पढ़कर सुनाते हैं। जैसे जैसे सच्चाई सामने आती है, गांव के लोग सदमे में आ जाते हैं। उन रसूखदार लोगों के वंशज आज भी गांव में रहते थे और यह सुनकर उनमें से कुछ शर्मिंदगी से गांव छोड़ देते हैं। जब राज उस रात सोता है तो एक बार फिर उसे पिशाचिनी का सपना आता है। इस बार पिशाचिनी की आत्मा खुश और शांत दिखती है। वह मुस्कुराते हुए राज को आशीर्वाद देती है और कहती है, अब मुझे सच्चा न्याय मिल गया है। तुमने मुझे शांति दी है। अब मैं मुक्त हूं। अगली सुबह राज को एक अद्भुत हल्कापन महसूस होता है। उसे लगता है जैसे किसी ने उसके सिर से कोई भारी बोझ हटा दिया हो। पिशाचिनी की आत्मा को अब असली मुक्ति मिल चुकी थी और उसके बाद राज और गांव के लोग एक नई शुरुआत की ओर बढ़ते हैं। इस तरह पिशाचिनी का अभिशाप खत्म होता है और गांव पर से उसके खौफ का साया हमेशा के लिए हट जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार हम लेकर आएंगे एक और खौफनाक कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। क्या आप तैयार हैं अगली डरावनी रात के लिए?